हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपी टेट सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो यूपी टेट की प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ए है निगमन विधि की, बी है आगमन विधि, सी है अंतर्दर्शन विधि, डी है बहिर्दर्शन विधि। तो उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण और नियमीकरण किस विधि के सोपान है? तो आंसर क्या हो जाएगा? किसके? बी हो जाएगा आगमन विधि के। किसके? आगमन विधि के। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम की तरफ बढ़ा जाता है, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है, और नियम से उदाहरण की ओर किस में बढ़ते हैं? तो वो निगमन विधि में। किस में बढ़ते हैं? निगमन विधि में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि उदाहरण पहले, फिर निरीक्षण, फिर विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण, फिर जाके नियम दिया जाता है, फिर नियमीकरण किया जाता है। तो ये किस में होता है? आगमन विधि में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आगमन विधि। तो याद रखिएगा आप लोग, ये चरण आप लोग याद रखिएगा, क्रम से है, इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्राइड के अनुसार मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। ए है इदम में, बी है अहम में, सी है पराहम में, डी है परिस्थितियों में। तो फ्राइड के अनुसार मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? किस अवस्था में मूल्यों का आंतरिकरण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? किस में होता है? पराहम में होता है। किस में होता है? पराहम में होता है। इन्होंने स्वभाव के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? इदम होता है, अहम होता है और पराहम होता है। ठीक है, अहम और पराहम होता है। इदम जो है, इदम में क्या होता है कि बालक सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता है, केवल अपनी ही खुशी और अपने ही मतलब सोचता है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो, चाहे किसी भी प्रकार से पूरी हो। ठीक है, तो ये इदम होता है। ठीक है, इदम में बालक केवल अपनी इच्छाओं पर ही ध्यान देता है, दूसरे की इच्छा के अनुसार नहीं कि उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, केवल अपनी इच्छा देखता है। ठीक है, अपनी खुशी को देखता है। और अहम क्या है? अहम जो है वास्तविकता में जीता है। ये इदम और अहम के बीच की कड़ी, इदम और पराहम के बीच की कड़ी कौन होती है? तो अहम होता है। ठीक है, ये अच्छा भी, ये चाहे तो अच्छा भी कर सकता है पराहम की तरह। पराहम क्या है? कोई भी गलत कार्य नहीं करता। पराहम क्या होता है? कोई भी गलत कार्य नहीं करता। एग्जाम्पल में पापा मम्मी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, पराहम होता है। ठीक है, इदम है इधर, इदम केवल अपनी इच्छाओं को ही देखता है, और अहम जो है दोनों की तरफ, दोनों का जो है मिश्रण समझ लीजिए होता है अहम में। ये चाहे तो अच्छा भी कर सकता है और या तो बुरा भी कर सकता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार से सोचता है, अच्छा भी और गलत भी सोचता है। ठीक है, तो ये अहम होता है। ठीक है, ये परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। कौन? अहम। पराहम जो है ये केवल जो है अच्छे कार्य करता है, मतलब केवल बस अच्छा ही, कोई गलत कार्य नहीं करता है। तो ये पराहम होता है। ठीक है, तो इसमें मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? तो ये पराहम में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, पराहम। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? ए है फ्रीमैन ने, बी है न्यूमैन ने, सी है वॉटसन ने, डी है होलजिंगर ने कहा है। तो किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसका है? वॉटसन का है। किसका है? वॉटसन का है। ये कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कैसे मनोवैज्ञानिक है? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, वॉटसन। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत ही पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार आया है, तो ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। ए है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, बी है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, सी है प्रकाश, ध्वनि, गंध, डी है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन होते हैं? तो आंसर क्या जो यहाँ पे? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति होते हैं। कौन होते हैं? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति होती है। ठीक है, जब रुचि होगी तभी क्या हमारे किसी भी चीज़ में ध्यान लगता है। ठीक है, और लक्ष्य रहता है, एक लक्ष्य भी हमारा होता है और अभिवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होते हैं। ठीक है, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वय का सिद्धांत, डी है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पे?
वृद्धि क्या होती है? विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती है, सतत और निरंतर चलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? बी, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में कौन संबंधित नहीं? तो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। ए है टॉलमैन के द्वारा, बी है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, सी है थॉर्नडाइक के द्वारा, डी है कोहलर के द्वारा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसके द्वारा दिया गया है? आंसर बी हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इनके द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी दिया है इन्होंने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत या अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांत के नाम है अल्बर्ट बंडूरा के, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने दिया है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है। और उद्दीपन, उद्दीपन या एस कह सकते हैं, उद्दीपन, उद्दीपन सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने ही दिया है। उद्दीपन निष्पादन सिद्धांत दिया है, उद्दीपन निष्पादन सिद्धांत दिया है। तो ये सभी सिद्धांत के नाम है टॉलमैन के। ठीक है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत हम चिन्हों के द्वारा सीखते हैं, इनका कहना है। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम कभी अव्यक्त होता है कि हम कोई भी चीज़ सरसरी नज़र से देखते रहते हैं, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हाँ हमने देखा है इसको कहीं, तो हम जब जोर लगा के सोचते हैं तब जाके हमें ये, मतलब हम अनजाने में सीख लेते हैं, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत होता है। ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन एस, ठीक है, यानी कि उद्दीपन स्टिमुलस, स्टिमुलस। ठीक है, यहाँ अनुक्रिया को उन्होंने महत्व नहीं दिया है। ठीक है, टॉलमैन ने अनुक्रिया को महत्व नहीं दिया है। तो ये उद्दीपन निष्पादन सिद्धांत हो गया इनका। तो ये टॉलमैन का सिद्धांत है, याद रखिएगा ये सभी नाम इनके। ठीक है, थॉर्नडाइक का तो कई बार मैंने बताया है, प्रयास त्रुटि है ही, आप लोग जानते ही होंगे। प्रयास त्रुटि सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने। और क्या है? एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड है, संबंधवाद का सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सभी इनके सिद्धांत के नाम है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, याद रखिएगा। तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम है। कोहलर किससे संबंधित है? तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, जर्मनी के हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। ठीक है, किसने दिया है? तो ये दिया है कोहलर ने। ठीक है, किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष, वनमानुष या चिंपैंजी, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ए है सामान्यीकरण, बी है विभेदीकरण, सी है प्रत्यक्षीकरण, डी है पृथक्करण। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। पहला सोपान क्या होता है संप्रत्यय निर्माण का? प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है, एसआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ए है वाटसन के द्वारा, बी है कोफका, सी है कोहलर, डी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो एसआर, SOR क्या है? SOR है। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। किसने प्रस्तावित किया है? वाटसन ने किया है। SOR जो है सूत्र किसने दिया है? तो ये सूत्र दिया है हल ने। किसने दिया है? हल ने दिया है। SOR सूत्र किसने दिया है? तो हल ने दिया है। SOR के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक पूछेगा तो कौन है? वुडवर्थ है। कौन है? वुडवर्थ इसके प्रतिपादक हैं। वुडवर्थ इसके प्रतिपादक हैं। SOR सूत्र दिया हल ने, SOR प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ है। और इसे प्रस्तावित किसने किया है? तो वाटसन ने। किसने किया? वाटसन ने किया है। ठीक है, SOR क्या है? मैंने आपको बताया था पहले। S यानी स्टिमुलस है, O से ऑर्गेनिज्म है, R से रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिस्पॉन्स है। इसमें क्या होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में S उद्दीपक है और R अनुक्रिया है, इसके बीच में हमारी क्या मनोवृत्ति, इच्छाएं और मनुष्य की मनोवृत्ति, इच्छाएं, क्षमताएं, रुचि और ये सभी क्या है उस पर
प्रभावित करते हैं इसको। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में इसकी व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, प्रभावित करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसने खाना देखा, खाना यहाँ उद्दीपक हो गया। ठीक है, खाना को देखकर उसने अनुक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, वो जाता है खाना के लिए, प्लेट के पास जाता है, लेकिन देखता है कि प्लेट में क्या रखी हुई है, मांस रखी हुई है। अब उसकी इच्छा मांस को देखकर नहीं हुई खाने की, तो अब वहीं वो जो है खाना नहीं खाएगा। ठीक है, भोजन नहीं करता है। तो अब क्या, व्यक्ति की इच्छा पे अनुक्रिया भी होने वाली थी और उद्दीपक भी था, लेकिन अब क्या अनुक्रिया क्यों नहीं हुई, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा नहीं की। ठीक है, तो ये अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो व्यक्ति की इच्छा होगी, ये दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यही होता है SOR। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉइड के अनुसार ए है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। सी है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रॉइड के अनुसार क्या है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फ्रॉइड ने कहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फ्रॉइड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने दमन का, विस्मृति के दमन का सिद्धांत दिया है। विस्मृति के दमन का सिद्धांत या सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत दिया। सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहते हैं, विस्मृति का सिद्धांत, सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत या फिर दमन का सिद्धांत इसी को कहते हैं। क्यों दमन का कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की कोई जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटी हो जो उसे दुख प्रदान करती हो, जिससे सोच के तो वो उसे भूलना, मतलब जानबूझ के उसे भूलना चाहता है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर देना ही विस्मरण है, ये फ्रॉइड ने कहा है। ठीक है, तो यही क्या है, इनके इस सिद्धांत को सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहते हैं या फिर दमन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, दमन का सिद्धांत या सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहते हैं। और विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की सफलता। ये नहीं, जो विस्मरण किसे कहते हैं, एक जो है निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया है, निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत। निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया, तो ये एबिंगहॉस ने दिया। किसने दिया है, एबिंगहॉस ने दिया है, एबिंगहॉस ने दिया। ठीक है, जब सक्रिय कहेगा तो ये फ्रॉइड ने दिया है, ये दमन का सिद्धांत या निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत एबिंगहॉस ने दिया है। इसे अनअभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनअभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अनअभ्यास का सिद्धांत क्या होता है, सीखे हुए ज्ञान को यदि आपने अभ्यास में नहीं लाया या अभ्यास नहीं किया उसका, तो वो क्या होती है, भूल जाती है। तो यही निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहते हैं या अनअभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। किसने कहा है, एबिंगहॉस ने दिया। ये किसने दिया, एबिंगहॉस ने दिया। एबिंगहॉस को इस विस्मृति का अध्ययन का जनक भी कहते हैं। एबिंगहॉस को विस्मृति के अध्ययन का जनक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इतना आप लोग। तो आंसर यहाँ पे फ्रॉइड के अनुसार क्या है, सी है। ठीक है, सी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ए है नामित मापनी, बी है क्रम सूचक मापनी, सी है अंतराल मापनी, डी है अनुपात मापनी। तो मापन के कितने प्रकार बताए, स्टीवेंसन ने ये 4 प्रकार बताए। किसने बताए हैं, स्टीवेंसन ने बताए। किसने, स्टीवेंसन ने बताए हैं मापन के 4 प्रकार। कौन कौन से, पहले नामित मापन, क्रम सूचक मापन, अंतराल मापन और अनुपातिक मापन। ठीक है, इतना इसको याद रखिएगा। और इसी में सबसे जो है, इसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है। ये किस में पाया जाता है, तो अनुपात मापनी में। किस में, अनुपात मापनी में। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, अनुपात मापनी है। ठीक है, इस किस में परम शून्य भी हो सकता है समस्त गुण के साथ, वो अनुपात मापनी में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था में, बी है पारंपरिक अवस्था, सी है उत्तर पारंपरिक अवस्था, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो किस अवस्था में होती है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसमें होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। किसमें होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। तो कोहलबर्ग ने तो 3 अवस्थाएं दी हैं, पूर्व पारंपरिक अवस्था,
पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था, और इसके अंतर्गत भी इन्होंने 2-2 चरण बताए हैं, सभी के अंतर्गत 2-2 चरण दिए हैं। ठीक है, पहले चरण में एक आता है दंड और आज्ञा पालन की अवस्था, दंड और आज्ञा पालन की अवस्था। ठीक है, आज्ञा पालन की अवस्था आती है, और एक आता है सापेक्ष। इसमें देख लेते हैं, पहले में आता है एक में दंड और आज्ञा पालन की अवस्था, आज्ञा पालन की अवस्था। ठीक है, दूसरा आता है इसी पूर्व पारंपरिक अवस्था में यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। ठीक है, सापेक्ष नैतिकता आती है। दंड और आज्ञा पालन में क्या होता है, इसमें नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, दंड और आज्ञा पालन अवस्था में। ठीक है, तो ये किस में आती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में आती है। दंड और आज्ञा पालन अवस्था क्या है, इसमें बालक सोचता है कि कोई सारी मिठाई क्या केवल उसी के लिए आई है, अन्य कोई दूसरा नहीं खा सकता, वो अकेले ही खाना चाहता है। लेकिन क्या भाई को देने के लिए मम्मी पापा डांटेंगे कि भाई को भी दो मिठाई यहाँ पे, हाँ डांटेंगे, तो यहाँ पे अब बालक को देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे नैतिकता किसके द्वारा निर्धारित हो रही है, तो बाह्य कारक। कौन है बाह्य कारक, मम्मी पापा। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित हो रही है। यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता क्या है, तो यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता क्या है, तो ये है, इसमें जो है बालक कोई भी कार्य अपने बिना किसी लाभ से नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका अपना फ़ायदा पहले देखेगा कि अपना क्या फ़ायदा हो रहा है, तभी वो किसी की हेल्प भी करेगा या कोई भी अन्य कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फ़ायदा देखता है बालक, तो ये होती है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। ठीक है, पारंपरिक अवस्था में कौन सी नैतिकता आती है, कौन से चरण, 2 चरण इसमें भी आते हैं। तो पूर्व पारंपरिक में दंड आज्ञा पालन आता है, जिसमें बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है नैतिकता, और एक आता है सापेक्ष नैतिकता, यांत्रिक सापेक्ष, जिसमें जो है बालक बिना किसी अपने फायदा के बिना कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, जब उसका फायदा होगा तभी वो करेगा। पारंपरिक अवस्था में क्या होता है, तो इसमें भी 2 चरण आते हैं। कौन कौन से, एक आता है अच्छा लड़का है और अच्छी लड़की अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था, अच्छी लड़की अवस्था। ठीक है, दूसरा आता है कानून व्यवस्था अवस्था, कानून व्यवस्था अवस्था आती है। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है बालक सोचता है कि अब वह अपनी मम्मी पापा के सामने सोचता है कि अच्छा बने, हमेशा वह अपने मम्मी पापा के कार्य के उनके अनुसार जो है उनके मन मुताबिक कार्य करता है, जिससे कि उनकी नज़रों में वह अच्छा बना रहे। ठीक है, तो ये होता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अवस्था। ठीक है, इसमें कानून व्यवस्था अवस्था क्या आती है, कानून व्यवस्था अवस्था में तो इसमें बालक ये सोचता है कि यदि अपनी छवि अच्छी बन रही है तो कोई भी कार्य यदि वो कानून के खिलाफ है तो उसको न किया जाए। ठीक है, इसमें कानून के खिलाफ यदि कोई कार्य है तो वो उसको नहीं करेगा। ठीक है, ये कानून व्यवस्था अवस्था होती है। ठीक है, ये दोनों किस में आती है, पारंपरिक अवस्था में आती है। उत्तर पारंपरिक अवस्था में कौन सी आती है, तो 2 आती है। कौन कौन सी, तो एक आती है सामाजिक अनुबंध अवस्था, सामाजिक, ये उत्तर में आती है, सामाजिक अनुबंध नैतिक अवस्था, और दूसरा आता है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक स्तर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, उत्तर पारंपरिक अवस्था में सामाजिक अनुबंध अवस्था में क्या आता है कि यदि कोई कार्य समाज के हित में है, भले ही वो कानून के खिलाफ है, तो क्या उसे करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक अनुबंध अवस्था क्या कहता है कि कोई भी कार्य कानून के खिलाफ भले ही हो लेकिन वह समाज के हित में है तो वह सामाजिक अनुबंध अवस्था ये कहलाती है। ठीक है, तो उसे करना चाहिए। ठीक है, इसमें कहता है कि कानून के भले ही कानून भाड़ में जाए लेकिन यदि वो कार्य समाज के हित में किया जा रहा है तब तो वो ठीक है। ठीक है, और सार्वभौमिक नैतिकता क्या कहलाती है, तो सार्वभौमिक नैतिकता ये कहलाती है, इसमें जो है कोई भी जो है कार्य चाहे जो है कानून के खिलाफ हो या समाज के खिलाफ हो, वो भले ही दोनों के खिलाफ हो लेकिन किसी मानवता के लिए किया जा रहा है तो वो कार्य सही है। ये मानवता के लिए यदि कार्य किया जा रहा है तो वो चाहे कानून के खिलाफ हो या समाज के खिलाफ हो वो सही है, लेकिन मानवता के लिए किया जा रहा है, तो ये मानवता को यहाँ पे शीर्ष माना गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। ये है कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं नैतिक अवस्थाएं बताई है, पूर्व पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इन्होंने कोहलबर्ग ने हिंज नामक व्यक्ति के बारे में बताया है इसमें। ठीक है, हिंज नामक व्यक्ति के बारे में, और कोहलबर्ग के इस नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की है, तो कैरोलीन गिलिगन ने, कैरोलीन
कैरोलिन गिलिगन ने इनकी आलोचना की है। इन्होंने कहा कि इन्होंने पक्षपात किया है, इन्होंने केवल लड़कों पर प्रयोग किया है, 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर ही प्रयोग किया है, ठीक है। इसलिए इनकी आलोचना करती हैं कौन, कैरोलिन गिलिगन ने करती हैं, ठीक है। तो ये कोहलबर के बारे में था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और इस एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।